नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जिसकी चर्चा मीडिया में कई दिनों से अलग-अलग रूपों में हो रही थी और उन्होंने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश कर दिया। क्या सच में आप इसे मोदी सरकार का वो मास्टर स्ट्रोक मानते हैं जो उनकी नैया पार लगा सकती है आने वाले चुनाव में? देखिए, ये जो मास्टर स्ट्रोक हम लोग बहुत से कदमों को कहते हैं, ये एक मीडिया द्वारा गढ़ा गया शब्द है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये मानना कि महिलाओं को अगर राजनीतिक आरक्षण मिलता है, तो उसका पूरा का पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, ये मानना नादानी है। ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि जो दलित महिलाएँ हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करना शुरू कर देंगी। जो मुसलमान महिलाएँ हैं, वो सारी की सारी भाजपा को वोट करना शुरू कर देंगी। जो ओबीसी महिलाएँ हैं, वो सारी की सारी भाजपा के पक्ष में वोट दे देंगी और दक्षिण भारत में भी सारी महिलाएँ भाजपा के पक्ष में वोट, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये पूरा देखिए, हर पार्टी जो सत्ता में होती है, वो अपने हर कदम को राजनीतिक नफ़े-नुकसान के लिहाज से देखकर उठाती है। हम समीक्षकों की ज़िम्मेदारी ये है कि उसके इरादों के आधार पे हम समीक्षा न करके, जो वास्तविक स्थिति है उसके आधार पे समीक्षा करें। ये एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अगर आप भारत में जो वोटिंग पैटर्न है उसके लिहाज से अगर आप देखें तो आप पाएँगे कि स्त्रियाँ पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा वोट दे रही हैं। दूसरी पार्टियों की अपेक्षा ज़्यादा वोट दे रही हैं। एक ज़माने में ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिलते थे, लेकिन आजकल ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को वो ज़्यादा वोट कहाँ मिलते हैं? क्या वो दक्षिण भारत में मिलते हैं? दक्षिण भारत में तो भाजपा को वोट ही बहुत कम मिलते हैं कर्नाटक को छोड़कर। कुल वोट ही बहुत कम मिलते हैं, तो भारत की जो 150 से ज़्यादा 150 के आस-पास सीटें हैं, उनमें तो इस तरह के बिल से होने वाले कथित फायदे का कोई असर नहीं होगा। उत्तर भारत में आइए, उत्तर भारत में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई किसी किस्म का कोई दांव नहीं है। वो बहुत ही एक छोटी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो अकाली दल के साथ मिल जाए तो कुछ राजनीति में कर सकती है, वरना कुछ करने की उसकी वहां पे कोई हैसियत नहीं है। तो वहां भी कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। भाजपा को उत्तर प्रदेश है या गुजरात है या दूसरे और जो राज्य हैं जहां भाजपा प्रमुख पार्टी है, वहां पर हो सकता है कि अगर 10 में से 6 या 7 महिलाएं भाजपा को वोट दे रही हों, तो इस बिल के बाद प्रभावित होकर कम से कम एक बार एक आध महिला और भाजपा को वोट दे दे। तो ये मानना बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरे एक और बात की सोचने वाली बात है कि जब ये कानून लागू होगा, यानी जब महिलाओं को वास्तव में आरक्षण मिलेगा, कब होगा? 2024 में होगा कि 2029 में होगा कि 2026 में होगा कि 2023 में, 2025 कब होगा, ये किसी को नहीं पता है। ये अभी भविष्य के गर्भ में है, उसके ऊपर बहस चल रही है और काफी विवादित मामला है ये। तो उसमें सभी महिलाएं, जो महिलाओं के निर्वाचन क्षेत्र होंगे, उसमें तो सभी पार्टियों की स्त्रियां ही खड़ी होंगी। उस वक्त स्त्रियों के पास अपनी पार्टी निष्ठाओं से परे जाकर बेहतर उम्मीदवार कौन है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। ये मानना कि स्त्रियां बेहतर उम्मीदवार को छोड़ देंगी और केवल पार्टी निष्ठाओं जाके जाके वोट देंगी, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें काम करेंगे। और अगर केवल एक कानून बनाकर मोदी सरकार ऐसा सोचती है कि वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी को पलट देगी या एंटी इनकम्बेंसी को सिफर में बदल देगी, तो मुझे ख्याल मेरा मेरा नहीं मानना है कि मोदी सरकार ऐसा सोचती होगी। ये एक कदम है जिसके जरिए वो अपने जो पहले से बढ़ा हुआ जो स्त्री मतदाता आधार है, उसको और ज्यादा वो पुष्ट करेंगे। ये तो बात सही है, लेकिन ये मानना कि इससे बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ जाएगा, मैं ऐसे सही नहीं मानता। ये जो स्त्री मतदाता आधार ज़्यादा होने की बात है, तो वो कितना ज़्यादा है ये भी एक अनुसंधान का विषय है। अगर आप उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकें तो ठीक नहीं, है। वो ज्यादा जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कि दूसरों को एक ही 2 वोट मिलता है और 8 और 9 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। हुँ, देखिए, इसमें कई बातें हैं। पहली बात तो ये है कि स्त्रियों के वोट पुरुषों की अपेक्षाकृत पिछले कुछ वर्षों से ज्यादा पड़ने लगे हैं। 2019 के बाद से ज्यादा पड़ने लगे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है जो कि सीएसडीएस में लोकनीति के सर्वे से निकल के आती है। 2019 में सर्वे किया गया था, तो उन्होंने जब सर्वेक्षण किया तो पाया कि 70% जो महिला मतदाता हैं, उन्होंने बिना अपने पति की राय लिए हुए अपना वोट दिया।
यानी वो परिवार की राय से या पति की राय से स्वतंत्र होकर वोट देती हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिहार में 2015 का जो चुनाव हुआ था, वहां स्थिति ये थी कि बहुत बड़ा फर्क था पुरुष मतदाताओं में और स्त्री मतदाताओं में वोट डालने के सवाल के ऊपर। कहीं एक बिहार में बहुत ज्यादा फर्क था, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां ये फर्क केवल 1 या 2 या 3% का है, इससे ऊपर का फर्क नहीं है। तो कुल मिलाकर उसका जिसे कहते हैं कि चुनावी नेट इम्पैक्ट क्या होगा, इसके बारे में बहुत हवाबाजी करने की बजाय हम लोगों को ध्यानपूर्वक आंकड़ों पे गौर करना चाहिए और ये अंदाज लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि इसका विशुद्ध चुनावी प्रभाव क्या होगा। एक तो ये भी है कि तकरीबन इस बात पर लोग सहमत दिख रहे हैं कि ये 2024 के चुनाव में तो लागू नहीं होने जा रहा है। ये 26 या 29 में ही लागू होगा। तो क्या यह भी नरेंद्र मोदी सरकार के इस कदम की प्रभावकारिता को थोड़ा कम करता है कि आप दिखावे की चीज़ नहीं, ज़्यादा नहीं, कर रहे इससे हैं? अगर अगर आप यही मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2024 को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया है, तो जाहिर है कि वो मानते होंगे कि भले ही ये कानून लागू देर में हो, 2024 के बाद हो, लेकिन इससे वो भारत की जो उभरती हुई और पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट देने वाला जो महिला मतदाता मंडल है, उसके ऊपर ये छाप छोड़ेंगे कि वो उनके पक्ष में है। देखिए, ये हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 10 में से 6 या 7 महिलाएं भाजपा या नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डालती थी पहले, तो हो सकता है कि ये कदम उठाने के बाद एक महिला वोटर उन्हें और प्राप्त हो जाए। तो ऐसा हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। एक मुद्दा जो राहुल गांधी ने भी आज अपने संबोधन में उठाया और कई नेताओं ने भी कि ओबीसी के लिए भी एक कोटा होना चाहिए इसमें, और पहले भी ये मुद्दा रहा है। तो क्या इस तरह का प्रावधान ना जोड़ना सरकार की समझदारी है राजनीति के लिहाज से, या कोई चूक है? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि ये इसको इसको जरा बहुत होशियारी के साथ देखना चाहिए कि जो ओबीसी महिलाओं को विशेष रूप से आरक्षण दिया जाए, यानी महिलाओं के आरक्षण में ओबीसी महिलाओं का अलग से आरक्षण हो। महिलाओं को जो आरक्षण मिल रहा है, ये नौकरी का आरक्षण नहीं है, ये शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण नहीं है, ये उनके लिए 33% निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, जिस तरीके से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? ये बिल्कुल नौकरी से मिलने वाले या शिक्षा संस्थाओं में दाखिले के लिए मिलने वाले आरक्षण से अलग चीज है। अब जो महिलाओं को 33% आरक्षण होंगे, अगर उसके अंदर हम जाति के आधार पर आरक्षण ले जाते हैं, जैसे कि हम लोग पिछड़ी जातियों को उसमें आरक्षित करते हैं उसमें, जिसका जो संविधान सम्मत नहीं होगा, मतलब संविधान में इस तरह का प्रावधान नहीं है कि ओबीसी होने के नाम पर किसी के लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए जाए। न ही संविधान में यह है कि किसी को अल्पसंख्यक के नाम पर किसी के लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए जाए। ओबीसी राजनीति की एक पुरानी मांग रही है कि जिस तरह से दलितों को आरक्षण मिला है राजनीतिक, उसी तरह उन्हें भी आरक्षण मिले। संविधान सभा में भी ये मांग की गई थी, वहां मांग मानी नहीं गई इसकी। अब वो चूंकि सीधे सीधे अपनी मांग नहीं मनवा सकते हैं, इसलिए वो पीछे चोर दरवाजे से इस मांग को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि एक बार अगर स्त्रियों को महिला आरक्षण के नाम पर ओबीसी स्त्रियों के लिए निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित हो गए, तो फिर हम इसके लिए पुरुषों के लिए भी मुहिम चला सकते हैं, सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। जब स्त्रियों को ओबीसी होने के नाते राजनीतिक आरक्षण मिल सकता है, तो पुरुषों को ओबीसी होने के नाते राजनीतिक आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? फिर देश में क्या स्थिति होगी पूरी राजनीति की? अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी बात मान लेता है और सारे ओबीसी समाज को के लिए निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित कर दिए जाते हैं, तो 45 से 50% निर्वाचन क्षेत्र तो ओबीसी के लिए सुरक्षित हो जाएंगे, 15% निर्वाचन क्षेत्र दलितों के लिए सुरक्षित हो जाएंगे, 65% हो गया, 9% आदिवासियों के लिए सुरक्षित हो जाएंगे, यानी 74% निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित हो जाएंगे। बाकी बचेंगे केवल 24 या 25% निर्वाचन क्षेत्र जो कि सुरक्षित नहीं होंगे। तो इस तरह हमारा लोकतंत्र जो है सामाजिक न्याय के नाम पे चूचू का मुरब्बा बन जाएगा। इसीलिए संविधान सभा ने पिछड़ी जातियों को दलितों के मानंद, यानी अनुसूचित जातियों के मानंद राजनीतिक आरक्षण देने से साफ इनकार कर दिया था।
उनको विशेष सुविधाएं देने का वायदा किया गया था, जो उन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के जरिए 27% आरक्षण के रूप में मिलती है। लेकिन राजनीतिक आरक्षण, ये दो दो अलग अलग तरह के आरक्षण, इनको मिला के जो बोला जाता है उससे बड़ी गलतफहमी फैलती है। राजनीतिक आरक्षण, पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने से संविधान सभा ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। उसके पीछे सीधा तर्क ये था कि ओबीसी जातियां दलित जातियों की तरह कमजोर नहीं है। ओबीसी जातियां आदिवासी जातियों की तरह मुख्य धारा से अलगाव में नहीं पड़ी हुई है। और आप आप देखिए संविधान निर्माताओं का तर्क कितना अच्छा था। ओबीसी ओबीसी जातियों को रिजर्वेशन तो मिला है 1990 में जाकर। उससे पहले ही ओबीसी जातियां राजनीति के मैदान में काफी प्रधान स्थिति में आ चुकी थी। दक्षिण भारत में बहुत पहले से आ चुकी थी। उत्तर भारत में, मध्य भारत में सब जगह ओबीसी जातियां प्रधान स्थिति में आ चुकी थी। आज तो स्थिति यह है कि अगर कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनता है तो इस बात पे एक अपवाद की तरह उसको देखा जाता है। अगर कोई ऊंची जात का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो इस बात में अपने आप में एक अपवाद है। ज्यादातर ज्यादातर ये सारे बड़े बड़े पद जो हैं वो ओबीसी जातियों के लोगों को ही प्राप्त होते हैं। यानी उनको राजनीतिक आरक्षण दिए बिना ही राजनीति में उनकी प्रधानता कायम हो गई है, क्योंकि उनके पास बहुत सी ओबीसी जातियों के पास अच्छा खासा धन होता है, उनके पास समाज में रंग रुतबा होता है, उनके पास जमीनें होती हैं, वो खेतिहर ओबीसी जातियां बहुत मजबूत होती हैं और वो राजनीतिक गोलबंदी कर सकती हैं। उनमें संगठित होने की क्षमता भी है, उनका काफी राजनीतिकरण हो चुका है। समाजवादियों ने भी उनका राजनीतिकरण किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी राजनीतिकरण किया है, अन्य राजनीतिक दलों ने भी उनका राजनीतिकरण किया है। दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा राजनीतिकृत हैं वो जातियां। तो ये कहना कि ओबीसी जातियों को उस वक्त तक उनका कल्याण नहीं होगा जब तक कि उनके लिए उनके लिए चुनाव निर्वाचन क्षेत्र न सुरक्षित कर दिए जाएं, तथ्यहीन है और गलत है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की बात की, उन्होंने कहा कि जब 2 चीज़ें आती हैं, अडानी और कास्ट सेंसस, तब सत्ताधारी पक्ष काफ़ी घबरा जाता है। तो क्या आपको ये लगता है कि ये 2 मुद्दे विपक्ष के लिए एक बड़े मुद्दे के रूप में इसको पेश करने वाले आने वाले चुनाव में, अडानी को और कास्ट सेंसस को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उस तरह गाजे-बाजे के साथ कास्ट सेंसस का समर्थन नहीं कर रही है जिस तरह दूसरी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन ये एक तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये एहसास हो गया है कि अगर कास्ट सेंसस हो भी जाएगा तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अब वो सुप्रीम कोर्ट में उनके जो नए हलफनामे हैं, जो नई दावेदारियां हैं, वो कास्ट सेंसस का इस तरीके से विरोध नहीं कर रही। बिहार में कास्ट सेंसस हो ही रहा है, वहां अनुमति मिल गई है। वो कास्ट सेंसस की जगह उसको वो सर्वेक्षण कह रहे हैं बस केवल, क्योंकि सेंसस कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। अगर राज्य सरकारों के स्तर पे होता है तो उसको सर्वेक्षण कहा जा सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो हर जगह विपक्षी पार्टियां राज्यों के स्तर पर अगर जातिगत सर्वेक्षण करा सकती हैं, ये बिहार के उदाहरण ने साबित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी करा सकते हैं। केंद्र सरकार चाहे ना चाहे पूरे देश में जातियों का सर्वेक्षण हो सकता है। 2 तरह के जातिगत समूहों का पहले से ही सेंसस होता है। यानी भारत की 15 और 9 करीब 24% आबादी जो है, 24% आबादी का तो संवैधानिक सेंसस होता ही है। अब बाकी बची हुई जो पिछड़ी जातियों की आबादी है और बाकी और ऊंची जातियों की आबादी है, उसका सेंसस कराने की जरूरत है। मैं तो मानता हूं कि इस पर इतना हंगामा करने की बजाय और इसका एक तूमार बांधने की बजाय इन लोगों को चाहिए कि अपने अपने राज्यों में जो जहां सत्ता में है वो उस तरह का सर्वेक्षण कराना शुरू कर दे, जो कि एक तरह का केवल नामी सर्वेक्षण होगा, वो बाकायदा सेंसस ही होगा, जनगणना ही होगी। नए और फिर सं देखने अच्छा और फिर देखने की बात यह है कि उस जनगणना कराने के बाद में उसके वे राज्य सरकारें उसके अ, वे राज्य सरकारें उसके आधार पर अपनी नीतियों में कितना परिवर्तन करती हैं। देखिए, देश में 2 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, एक तृणमूल कांग्रेस और दूसरी बीजू जनता दल, जिसने पहले से ही महिलाओं को टिकट देने का अपने यहाँ कोटा तय कर दिया है। वो कोटा 30% नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि शायद वो 25% या 20-22% महिलाओं को टिकट देते हैं। ये काम अन्य पार्टियां भी कर सकती थी, किसी पार्टी ने आज तक ये नहीं किया है। अगर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और बहुजन समाज पार्टी, इसकी नेता स्वयं महिला है, अगर महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रति इतनी ये लोग चिंतित होते तो अपनी अपनी पार्टियों में वो महिलाओं के लिए टिकट का कोटा तय कर देते।
अभी महुआ मोइत्रा ने जो भाषण दिया है लोकसभा में, उन्होंने कहा भी है कि हम तो पहले से ही ये काम कर रहे हैं, आप हमें मत सिखाइए, हम तो पहले से ही जानते हैं कि हम पहले से ही काम कर रहे हैं। और बीजू जनता दल की सफलता और ममता बनर्जी की सफलता में एक ये भी बड़ा कारण है। अब आप देखिए, 2 प्रांतों का मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दिया। पहले केवल दक्षिण भारत का हमने ज़िक्र किया था और पंजाब का ज़िक्र किया था। अभी ये बीजू जनता दल उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है। उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में स्त्रियों के बीच में जो गैर बीजेपी राजनीतिक नेता और वो हैं, पार्टियां हैं, वो ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो ये मानना कि ऐसा केवल बिल ला देने से अचानक सारी स्त्रियां कूद-कूद के भाजपा को वोट देने लगेंगी, ये या तो एक तो भाजपा भीति है, यानी भाजपा फोबिया है। इसमें लगता है कि सारे फायदे उधर ही जा रहे हैं। हर कदम इसीलिए उनके ही पास मास्टर स्ट्रोक है, वही पिच सेट करते हैं, वही नैरेटिव सेट करते हैं। इस प्रकार की बातें करके विपक्ष जो है वो अपना नुकसान ही करता है।